मुखालिफत यहाँ का मिजाज है। मुखालिफत एक उर्दू शब्द है, हिंदी में इसका मतलब होता है विरोध, या दूसरे शब्दों में कहें तो बगावत। सियासत में अक्सर एक नेता दूसरे नेता का विरोध करता है, पर यहाँ की तासीर है बगावत। इसीलिए तो एक बेटा अपनी माँ के खिलाफ हो जाता है। आपने टीवी में महाभारत तो कई बार देखी होगी। उस दौर में हुई महाभारत का एक नियम था, शाम को शंखनाद के बाद युद्ध थम जाता था। पर यह तो सियासत है, यहां शंखनाद के बाद ही असली दांव खेला जाता है। 1984 में भी शाम के वक्त एक दांव खेला गया था। रणनीति दिल्ली में बनी थी और उसकी हलचल हुई थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आया था। बेटा मां से बगावत कर चुका था। भाजपा की बेचैनी बढ़ गई थी। दिग्गज नेता सख्ते में थे। मां बेटे के बीच एक फैसले ने दीवार खड़ी कर दी थी। यह किस्सा है ग्वालियर संसदीय सीट का। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र तिवारी। एक किस्सा लोकसभा में हम आज बात कर रहे हैं देश के उस संसदीय क्षेत्र की जहां मां बेटे की बगावत के आज भी कई किस्से सुनाए जाते हैं। यह बगावत थी माधवराव सिंधिया और राजमाता विजयराजे सिंधिया की। सीट थी ग्वालियर। इंदिरा गांधी की 1984 में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। देश में लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार देश की नजर थी ग्वालियर और तब की इलाहाबाद सीट के परिणामों पर। भाजपा 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरती है। ग्वालियर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार थे उस समय के सबसे चार्मिंग फेस अटल बिहारी वाजपेयी। दिल्ली में एक बैठक होती है। यह बैठक थी कांग्रेस की। शुरुआत में हमने महाभारत का जिक्र किया था, तो इस बैठक में भी एक अर्जुन था। बस फर्क इतना था कि महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, पर इस बैठक में राजीव का सारथी बनकर उभरा था मध्य प्रदेश का अर्जुन। मैं बात कर रहा हूं अर्जुन सिंह की। हाँ, वही अर्जुन सिंह जो उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस बैठक में राजीव के साथ अर्जुन सिंह शामिल थे। उस वक्त अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़ी सियासी शख्सियत हुआ करते थे। कांग्रेस का एक धड़ा राजीव से नाराज था। नाराज धड़े का नेतृत्व कर रहे थे यूपी के कद्दावर नेता हेमती नंदन बहुगुणा। अर्जुन सिंह राजीव को एक सुझाव देते हैं। राजीव को यह सुझाव पसंद आता है। बैठक खत्म होती है और इंतजार करने को कहा जाता है। इंतजार खत्म होता है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख को अचानक माधवराव सिंधिया अपना पर्चा लेकर ग्वालियर पहुंच जाते हैं और उम्मीदवार के तौर पर ग्वालियर से नामांकन भर देते हैं। भाजपा में खलबली मचती है। मां बेटे की बगावत अब खुले तौर पर जनता के बीच आ चुकी थी, क्योंकि मां विजयराजे सिंधिया भाजपा की संस्थापक सदस्य थी और अटल के खिलाफ माधवराव सिंधिया को चुनाव लड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। अभी हमने अर्जुन सिंह के एक सलाह की बात की, तो यह सलाह थी माधवराव सिंधिया को ग्वालियर से चुनाव लड़ाने की। उन्होंने राजीव गांधी को सलाह दी थी कि माधवराव सिंधिया को गुना के बजाय ग्वालियर से मैदान में उतारा जाए और रणनीति के तहत पर्चा भरने का वक्त नामांकन के आखिरी दिन तय किया जाए। माधवराव के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की बात से भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी सीट राजस्थान की कोटा और भिंड से पर्चा भरना चाहते थे। भिंड से राजमाता की बेटी वसुंधरा राजे मैदान में थी, तो कोटा नामांकन करने के लिए वो पहुंच नहीं सकते थे। मां विजयराजे सिंधिया भी अटल के समर्थन में जनसभा करने उतरी। न बेटे का विरोध कर सकी, न अटल को जिताने की अपील। राजमाता ने जनता से चुनावी सभा में कहा था, एक और पूत है और दूसरी ओर सपूत। अब फैसला आपके हाथ में, लाज रख लेना। परिणाम आए तो अटल बिहारी वाजपेयी बड़े अंतर से चुनाव हार चुके थे। लोगों ने पूत और सपूत में से पूत को चुन लिया। अटल के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की एक और कहानी भी है। कहते हैं कि अटल खुद माधवराव सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे। वजह थी राजमाता विजयराजे सिंधिया। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से पर्चा भरने के लिए एक दिन पहले ग्वालियर पहुंच गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी नारायण कृष्ण शेजवलकर के घर पर रुकते हैं। सुबह वहां लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचते हैं। आडवाणी कहते हैं, आपको 2 सीटों से चुनाव लड़ना होगा, ग्वालियर और कोटा। अटल कोटा से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं, चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ ग्वालियर से। वाजपेयी ने कहा, मैंने माधवराव सिंधिया को बता दिया है कि मैं ग्वालियर से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दी हैं और वो गुना से चुनाव लड़ेंगे। पर आडवाणी ने कहा, राजीव गांधी के कहने पर माधवराव सिंधिया सीट बदलने को तैयार हैं। संभव है कि वो ग्वालियर से चुनाव लड़ने आ जाए। वाजपेयी ने कहा, तब तो मैं सिर्फ ग्वालियर से ही चुनाव लड़ूंगा।
अगर मैं कोटा से चुनाव लड़ा तो माधवराव सिंधिया के खिलाफ राजमाता ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगी और मैं नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर मां बेटे का मनमुटाव सड़क पर आए। 2005 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर आए थे तब उन्होंने साहित्य सभा में खुद कहा था कि ग्वालियर में मेरी एक हार में इतिहास छुपा हुआ है, बस वो इतिहास समझने वाले समझ गए और जो नहीं समझ पाए वो आज भी उस रहस्य को जानने को बेकरार है। राजमाता विजयराजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया के बीच दीवार क्यों खड़ी हुई, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे गुना शिवपुरी संसदीय सीट की कहानी के साथ। पर पहले ये जान लीजिए 1967 में विजयराजे सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। उनके बेटे माधवराव सिंधिया पहली बार सांसद जनसंघ के टिकट से बने थे, वही जनसंघ जो 1980 में भाजपा बन गई। पर राजमाता के कांग्रेस से भाजपा में और माधवराव सिंधिया के जनसंघ से भाजपा में जाने की एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही किस्सा है। माँ बेटे की बगावत के बीच बड़ी भूमिका निभाई थी पिता और बेटी ने। वो पिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और बेटी थी इंदिरा गांधी। कहा जाता है कि जिस तरह से विजयराजे सिंधिया को नेहरू समझाने में कामयाब रहे थे और राजमाता को कांग्रेस में शामिल किया था, उसी तरह से इंदिरा गांधी माधवराव सिंधिया को समझाने में कामयाब रही और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। राजमाता की सियासत कांग्रेस से शुरू हुई थी और 1962 का चुनाव राजमाता ने ग्वालियर संसदीय सीट से जीता था। आजादी के बाद महाराज जीवाजी राव ने रियासत को खुद ही भारत में मिला लिया था। उन्होंने सारा काम महारानी विजयराजे को सौंप दिया था। नेहरू ने 1957 में जीवाजी से मिलने के बाद उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। जीवाजी राव इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका झुकाव कांग्रेस से ज्यादा हिंदू महासभा की ओर था। इस मामले में भी महारानी विजयराजे जाकर नेहरू से मिली और जीवाजी राव के राजनीति में आने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने अपना एक और पासा फेंका, कहा महाराज ना सही महारानी ही कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ लें। यह लोकतंत्र में राजतंत्र की शुरुआत थी और उसके बाद महारानी एक कुशल राजनीतिक बनकर उभरी। ग्वालियर लोकसभा सीट 1952 में अस्तित्व में आई। इस सीट में पार्टी से ज्यादा सिंधिया राजघराने का दबदबा रहा। कहा जाता है कि सीट में जीत उसी नेता की होती थी जिसको जय विलास पैलेस का समर्थन होता था, मतलब सिंधिया परिवार जिसके साथ खड़ा होता था। शुरुआती दौर में यहाँ हिंदू महासभा का प्रभाव रहा, उसके बाद जनसंघ, लेकिन 1984 से 1996 तक यहाँ से कांग्रेस के माधवराव सिंधिया लगातार चुनाव जीतते रहे। कांग्रेस यहाँ से 8 बार चुनाव जीती तो भाजपा ने 4 बार जीत दर्ज की। बीते 3 लोकसभा चुनावों से भाजपा यहाँ लगातार जीत रही है, वहीं 2 बार भारतीय जनसंघ और हिंदू महासभा ने जीत दर्ज की, तो 1 बार भारतीय लोकदल और जनता पार्टी ने भी अपनी जीत दर्ज की है। भाजपा को यहाँ पहली बार 1999 में जीत मिली थी। भाजपा के जयभान सिंह पवैया पहली बार ग्वालियर सीट से 1999 में चुनाव जीते। अब धीरे धीरे सीट कांग्रेस से निकलकर भाजपा के गढ़ में तब्दील होती जा रही है। ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 8 विधानसभा सीटें आती हैं। ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर विधानसभा, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, बितरबार, डबरा, करेरा और पोहरी। अब जानते हैं कि आखिर कब कौन चुनाव जीता ग्वालियर लोकसभा सीट से। 1952 में विष्णु घनश्याम दास देशपांडे चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1957 में सूरज प्रसाद, 1962 में राजमाता विजयराजे सिंधिया, 1997 में राम अवतार शर्मा, 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी, 77 से 84 तक नारायण कृष्ण राव सेजबलकर, 1984 से 1998 तक माधवराव सिंधिया। लगातार 5 बार सिंधिया यहां से चुनाव जीते। 1999 में जयभान सिंह पवैया, 2014 में राम सेवक सिंह बाबूजी, 2007 में यशोधरा राजे सिंधिया, 2009 में एक बार फिर यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीती। यशोधरा राजे सिंधिया विजयराजे सिंधिया की सबसे छोटी बेटी हैं, यानी महल का प्रभाव भाजपा के भीतर भी है। 2014 में नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीते। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर माने तो ग्वालियर लोकसभा की जनसंख्या 27,30,472 है। यहाँ की 51.04% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में और 48.96% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। ग्वालियर में 19.59% लोग अनुसूचित जाति के हैं और 5.5% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। अगर हम सांसद के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो मौजूदा समय में यहां से भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं। वो मोदी कैबिनेट का बड़ा चेहरा है और मंत्री भी हैं।
नरेंद्र सिंह तोमर को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 17.5 करोड़ रुपए आवंटित हुए। ब्याज की रकम मिलाकर यह रकम बैठती है 17.88 करोड़ रुपए। इसमें से उन्होंने 75.44% खर्च किया, जबकि उनका 4.68 करोड़ रुपए फंड बिना खर्च किए रह गया। 2014 के चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के अशोक सिंह को शिकस्त दी थी। इस चुनाव में तोमर को 44.69% वोट मिले, जबकि अशोक सिंह को 41.69% वोट हासिल हुए। दोनों के बीच हार जीत का अंतर बहुत छोटा था, 29,699 वोट। बसपा 6.88% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। यूपी की सीमा से सटे होने के कारण यहां बसपा का भी प्रभाव हमेशा नजर आता है। 2019 में एक बार फिर से यहां चुनाव होना है। चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल तैयार हैं। ग्वालियर के दूसरे पहलू की बात करें तो यहां प्रकृति की अनुपम देन है। घूमने के लिए ग्वालियर का किला है, तो यहां झांसी की रानी और संगीत सम्राट तानसेन की समाधि है। ग्वालियर और इसका किला उत्तर भारत के प्राचीन शहरों के केंद्र रहे हैं। यह शहर गुर्जर, प्रतिहार, तोमर, कछवाहा राजवंशों की राजधानी भी रहा है। संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर की एक अलग पहचान है। ग्वालियर घराना आज भी राजनीति का अहम केंद्र है, तो यहाँ से कई महान संगीतज्ञ भी निकले। शिक्षा के लिए यहाँ विश्व प्रसिद्ध सिंधिया स्कूल है, तो यहाँ के मंदिर कला का अनुपम उदाहरण है। एक किस्सा लोकसभा में आज के लिए इतना ही। सिंधिया राजघराने के वर्चस्व की एक और सीट का किस्सा लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।